हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम बिजनेस स्टडीज़ में 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना 7 चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, इससे पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसके बारे में है? जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसका क्या मतलब है, फीचर्स क्या हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कि कितनी तरह की होती है, अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन किस हिसाब से है, लाइबिलिटी के हिसाब से कितनी तरह की है, ऑनरशिप के हिसाब से कितनी तरह की कंपनीज होती है, नेशनलिटी के बेस पे, पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बेस पे, 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई कंपनी फॉर्मेट करते हैं या जब भी फॉर्मेशन होता है किसी कंपनी का, तो हमें कौन कौन से स्टेजेस से एक कंपनी को होकर गुजरना पड़ता है। जैसे बात की गई है प्रमोशन की, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कितना कैपिटल लेंगे, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो इशू करते हैं कंपनी जब वो स्टार्ट होती है, वो जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें उसके दिए होते हैं कि भाई ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब समझेंगे कि क्या होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या जो कंपनी होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि मीनिंग क्या है एक कंपनी का। देखो बेटा, पुराने टाइम में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स में हमने पढ़ा था। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, जिसमें एक सिंगल पर्सन जो था वो पूरी कैपिटल लगा के उसी का रिस्क होता था और वो शेयर करता था। फिर हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर अपनी कैपिटल लगाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे। फिर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा था कि कुछ मेंबर्स मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और उसके जो प्रॉफिट होता है या लॉस होते हैं वो बेयर करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ा तो बेटा हमने साथ साथ ये भी पढ़ा था कि इनके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले को ही रिस्क बेयर करना पड़ता है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि अगर एक पार्टनर नुकसान करता है तो दूसरे को उसको भुगतना पड़ता है। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, इनकी जो लिमिटेशन थी उनको दूर करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमने क्या किया, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका फॉर्मेशन किया। तो सबसे पहले जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो स्टार्ट की गई इंग्लैंड में आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको पता ही होगा कि जब नई नई इंडस्ट्रीज़ बनाने गई तब की बात की गई है। इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले जो हमारा कंपनी एक्ट हुआ था वो हुआ था 1956 में, कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है बेटा, उसके बाद इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट लाए गए, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस लाए गए, और धीरे धीरे इंडिया में क्या किया गया, कंपनी एक्ट को थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया। अब जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं न्यू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है बेटा, अब हम कौन सा एक्ट फॉलो कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013। इट मीन्स कि जब हम अब कोई भी कंपनी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो वो सारे इशू किस में है, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में है। ठीक है, इसी यही जो कंपनीज एक्ट 2013 है वही बताता है कि जो कंपनी है उसके क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या 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 उसको कंपनी को स्टार्ट करने के लिए करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें किसमें, कंपनीज एक्ट में है कि उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, कितना वो शेयर इशू कर सकती है, किस किस बारे में, कौन कौन सी कंपनी है, जैसे 1 पर्सन कंपनी हो गई, लाइबिलिटी होगी, अनलाइबिलिटी वाली होगी। तो ये सारी चीज़ें किस में बताई गई है, कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है बेटा, इसके बहुत सारे सेक्शन भी है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि एक कंपनी जो है वो स्टार्ट करते समय किन किन प्रोसेस से गुजरती है, कौन कौन से प्रोसेस उसमें इंक्लूड होते हैं। इसीलिए जो है ना 1956 में 1 पर्सन कंपनी का जो है वो कुछ भी नहीं था, बट लेकिन जब हम 2013 की बात करते हैं तो उसमें हमने एक और कंपनी को ऐड कर दिया है जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी, यानी कि एक सिंगल पर्सन जो है वो भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो 1956 में ये बात नहीं थी, बट लेकिन अब जो 2013 में आई है उसमें 1 पर्सन कंपनी को भी इंक्लूड किया गया है।
अब देखो बेटा, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ है वैसे वैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारे बिजनेस स्केल में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि अब जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा, अब हम बिजनेस अपना एक्सटेंड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, है ना। तो जैसे आपने पुराने फॉर्म में पढ़ा था, ट्रेडिशनल फॉर्म्स में, कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप था, तो उसकी एक लिमिटेशन थी कि वो उतनी ही मनी लगा सकता है जितनी उसके पास है। पार्टनरशिप में भी यही सब बात थी। बट अगर मुझे कोई बड़े लेवल पे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बड़ी लेवल के लिए कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए या इस नीड को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या बनाया, कंपनी बनाई। अब देखो कंपनी में क्या होता है, कंपनी में आप जो कंपनी स्टेबलाइज करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाहर, जैसे मान के चले पब्लिक से क्या कर सकते हैं, शेयर अलॉट करके वहाँ से वो अपना अर्निंग ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको फाइनेंस हेल्प मिल जाती है। कैसे, कि अगर मान लो आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है और उसके कुछ शेयर कोई बाहर पब्लिक उसको परचेज़ करती है, तो कहीं ना कहीं वो उससे क्या मिल जाता है, उसको फाइनेंस मिलता है, और जिससे वो अपना क्या कर सकता है, बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकता है। तो जब हमने कमियां देखी पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में या जॉइंट हिंदू फैमिली में, उन सबको दूर करने के लिए हमने क्या स्टेबलाइज किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देखिए बेटा, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एंड हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो देखो, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जिसने कंपनी स्टार्ट की है, मान के चलो कोई XYZ नाम का पर्सन है, उसने अगर कंपनी स्टार्ट की है तो कंपनी और वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि जो उसको स्टार्ट कर रहा है और जो कंपनी का नाम है वो दोनों अलग अलग चीज़ें। So the person joining in the business contribute to the stock of the company and are called shareholder। तो जो भी अपनी कंपनी में पैसा लगाएगा वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर कहलाएगा। जैसे कि मान के चल रहे हैं कि रिलायंस की कंपनी है, ठीक है, और रिलायंस की कंपनी में अगर बाहर से शेयर होल्डर्स जो हैं वो उनके शेयर परचेज़ करते हैं, अगर मान के चलो बाहर वाले जो लोग हैं अगर वो रिलायंस के कंपनी के शेयर परचेज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है। वो ऑनर नहीं बन जाएंगे कंपनी के, शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। कंपनी अलग और पर्सन्स अलग, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा है कि जब एक कंपनी रजिस्टर्ड करती है, देखो जब भी कभी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। किसके अंडर करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंडर। तो वही बता रहा है कि अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। जब भी कोई कंपनी है या तो वो 2013 के एक्ट के अंडर हो या फिर जो प्रीवियस लॉ जो हमारा 1956 है उसके अंडर हो। अब बता रहे हैं कंपनी की क्वालिटीज़ चल रही है। अब देखो सेकंड इसने फीचर क्या बताया कंपनी का, और कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है कि जो कंपनी होती है, अब उसका एक नाम है, जैसे रिलायंस एक नाम है, टाटा एक नाम है, ठीक है, आइडिया एक नाम है। तो ये जो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि इसका नाम तो है, ठीक है, बट ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लॉ बनाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो कंपनी होती है वो लॉ ही कंपनी बनाता है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ही जो कंपनी होती है वो क्या होती है, डिसॉल्व होती है, ठीक है। यानी कि कंपनी को बनाने वाला भी लॉ है और कंपनी को मिटाने वाला भी लॉ है, इसलिए इसको क्या बोला गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया क्योंकि इसका नाम तो है बट ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। It is a voluntary association of person having separate legal entity with limited liabilities of shareholder। इसमें कहने का मतलब ये है सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कंपनी अलग और आप अलग हो, आप जितना पैसा लगाओगे आप उतने ही लाइबल हो, ठीक है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता था कि अगर एक पार्टनर ने लॉस कर लिया तो दूसरा पार्टनर उसको बेयर करता था, है ना। बट इसमें क्या है कि जितना आपने लिमिट लाइबिलिटी लगा रखी है, जितना आपने पैसा लगा रखा है, आप बस उतने ही लाइबल हो। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले लिया जाएगा, नहीं। द कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये पॉइंट समझने वाला है बेटा। देखो बोल रहा है कि परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो ये नेचर बता रहा है कंपनी का कि जो कंपनी होती है वो परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कंपनी ख़त्म नहीं होती। मान के चल रहे हैं कि जो कंपनी को बनाने वाला था, ठीक है, जो मेन था, अगर उसकी डेथ होगी कल को, अब देखो कंपनी जो रिलायंस है वो धीरू भाई अंबानी ने बनाई थी, बट उनकी डेथ होने के बाद आगे लोग संभाल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी डेथ होने के बाद रिलायंस कंपनी बंद होगी, नो, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन है यानी किसी के जाने आने का कंपनी पे कोई असर नहीं होता। और एक ये कॉमन सील है, कॉमन सील का मतलब उसकी खुद की एक स्टैंप है,
ठीक है, यानी कि खुद की एक कॉमन सील है। जैसे रिलायंस कंपनी है, उसकी खुद की एक स्टैंप है ना, कॉमन सील है कि हाँ ये रिलायंस कंपनी का प्रोडक्ट है, लिखा होता है ना रिलायंस, उस पर ये तो नहीं लिखा ये मुकेश अंबानी का है, ऐसा तो नहीं लिखा कि ये धीरू अंबानी, नहीं, वो उसका एक कॉमन सील है कि वो खुद की एक कंपनी का उसका सील होता है। ठीक है, तो जो द शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर केयरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी। देखो बता रहा है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ऑनर्स। अब देखो शेयर होल्डर को ऑनर क्यों बोला गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्क उठाते हैं ना वो शेयर होल्डर्स ही उठाते हैं, क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया, कल को डूब गई कंपनी तो उनका ही पैसा डूबेगा, सिर्फ उतना ही जितना उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है बेटा, तो शेयर होल्डर्स को ही रियल ऑनर बोला गया है कंपनी का, एंड वो ही डिसाइड करते हैं कि जो भी मैनेजरल एक्टिविटीज़ होगी वो कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो ही डिसाइड करते हैं। शेयर ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स कंटिन्यूटी। देखो अगर मैं चाहूँ, मैंने शेयर ले रखे हैं किसी कंपनी के, तो मैं आगे उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ किसी और के नाम पर, और इससे जो कंपनी है उसकी जो रूटीन का काम है, या मान के चलो जो उसका कोई काम है कंपनी का जो वो कर रही है, उस पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्यों, मैंने अपना राइट था वो किसी और को दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर को आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अलग अलग कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, हम एक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ प्रोफेसर एल.एच. हैने की। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership। तो बता रहा है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो वॉलेंट्री होती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इसको स्टेबलाइज करते हैं, हम चाहते हैं कि उससे हमें प्रॉफिट मिले, और जो कैपिटल होती है वो जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं कि हम आगे किसी और को भी दे सकते हैं, और द ऑनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप। मतलब अगर आप उसके मेंबर हो, आपने शेयर खरीद रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ऑनरशिप है, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद देखो बेटा, इसके फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या फ़ीचर हैं, वो कैसी है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो पहला लिखा है आर्टिफिशियल पर्सन। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, तो जो ये क्या करता है, इसको बनाता भी लॉ है और ख़त्म भी कौन करता है, लॉ करता है। तो अ कंपनी इज़ क्रिएटेड अंडर लॉ एंड एग्जिस्ट independent of its member। कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। लाइक अ पर्सन, अ कंपनी कैन own प्रॉपर्टी, own बैंक अकाउंट्स, अंडरटेक एग्रीमेंट्स विद आउटसाइडर, रेज कैपिटल, बोरो मनी, स्यू अदर्स। देखो बताने की कोशिश करा है कि जो कंपनी है वो जैसे बाकी लोग एक कंपनी की तरह, जो बाकी लोग होते हैं ना, वो कंपनी में उनकी तरह ही जो है ना कैपिटल ले सकते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी ने बोला भाई पैसा लगा दो, हम ये नहीं कह रहे कि हमें धीरू भाई ने पैसा मांगा या अंबानी ने मांगा, नहीं, हमने कहा रिलायंस कंपनी में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, वही मनी रिलायंस कंपनी ने ही बोरो कर रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात करने का, तो इसलिए बोला गया है कि ये भी सेम उसी तरह एक्ट करता है जैसे नॉर्मल पर्सन एक्ट करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब हम इसके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंपनी है वो किसके अंडर बनती है, कंपनीज एक्ट के अंदर बनती है। ठीक है, सो अ कंपनी इज फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट। देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मेलिटी विच नीड टू बी कंप्लीटेड बिफोर अ कंपनी इज फॉर्म। तो जब भी कंपनी बनती है तो उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके वो कंपनी बनती है। ठीक है बेटा, पूरा एक प्रोसेस होता है इनकॉर्पोरेशन का, रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद जाके क्या बनती है, कंपनी जो है उसको पूरा नाम मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखें तो उसमें बताया है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो बेटा वर्ड क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जो कंपनी है वो अपने ऑनर से यानी कि शेयर होल्डर से अलग है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था शुरू में कि जो कंपनी है वो किसने बनाई है, लॉ ने बनाई है, तो लॉ ही इसको ख़त्म करता है। तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका इसके पर्सन से कोई मतलब नहीं है। कल को अगर कोई बोरो करती है तो कंपनी अपने नाम से करती है, कुछ किसी को देती है लोन तो अपने नाम से देती है, किसी पे केस करती है तो भी अपने नाम से करती है। द कंपनी इज़ क्रिएटेड अंडर लॉ, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल entity apart from its members। A company can act independently of its members। ठीक है बेटा, a person can own its shares and can be its creditor too। The life of the company is independent of the life of its members। मैंने बताया था आपको कि एक कंपनी में क्या होता है कि अगर मान के चले लाइफ जो है उसके मेंबर्स की, अगर मान लो किसी की डेथ होगी तो ऐसा नहीं है कि कंपनी भी ख़त्म हो जाएगी। तो कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी पे कोई केस कर भी सकता है और कंपनी भी किसी पे केस कर सकती है अपने नाम से।
बात लायबिलिटी की कर लेते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है, जितना उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स दे हैव परचेज। इन केस द कंपनी incurs huge liability, the shareholders can only बी कॉल्ड अपॉन टू पे द अनपेड बैलेंस ऑफ देयर शेयर। तो जितना उन्होंने पैसा लगाया बस वो उनके लिए ही लाइबल है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को बहुत लॉस हो गया तो सारा मिलके वो शेयर होल्डर्स ही देंगे, नहीं। अगर आपने 50,000 लगाया तो आप 50,000 के ही शेयर परचेज के तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसलिए वो खुद के नाम पे ही बोरो करती है और खुद के नाम पे ही आगे देती है। इसमें शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो लाइबल नहीं होते। हाउएवर शेयर होल्डर्स ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी, आगे हम पढ़ेंगे, एक लिमिटेड कंपनी होती है, एक अनलिमिटेड। और अगर हमने अनलिमिटेड कंपनी में शेयर अपने परचेज कर रखे हैं तो अलग बात है कि हमारी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंट्रोल की। तो देखो बेटा, जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, मैनेजमेंट, ठीक है, जो मैनेजमेंट होती है। तो देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। द ओनर्स ऑफ द कंपनीज आर शेयर होल्डर्स बट दीज आर वाइडली स्प्रेड इन द कंट्री। क्योंकि हमने बताया अभी कि बहुत लोग जो है अलग अलग जो शेयर परचेज करते हैं वो सारे ऑनर ही हो गए एक तरह से, तो इतनी दूर दूर बैठे क्या वो कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं। सो द शेयर होल्डर्स इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज एंड कंट्रोल द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट कर लेते हैं और वो उनके बिहाफ पे कंपनी चलाते हैं, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डे टू डे वर्क में इंटरफेयर नहीं करते कंपनी के, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वही अपॉइंट करते हैं आगे टॉप ऑफिशियल्स को, ताकि बिजनेस अच्छे से रन कर सके। अगर बात करें रिस्क बेयरिंग की, तो इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रिस्क इज बॉर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। क्योंकि कल को नुकसान होगा तो शेयर होल्डर्स का, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड बढ़ जाता है। तो इन द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल द शेयर होल्डर्स कैन बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है उतना उनको आगे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। बात करें कॉमन सील की, तो हर कंपनी की मैंने आपको बताया था क्या होती है, कॉमन सील होती है, यानी कि उनके खुद के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। सो द लॉ रिक्वायर्स एवरी कंपनी टू हैव अ सील एंड गेट्स इट्स नेम एनग्रेवेड ऑन इट। अभी बताया ना मैंने आपको, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह के साइन नहीं होते। अगर कंपनी है, कोई रिलायंस है, कोई टाटा है, तो उनका खुद का नाम है, उनकी खुद की सील है। द सील ऑफ द कंपनी इज अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एज अ टोकन एज अ सिग्नेचर। द डायरेक्टर मस्ट विटनेस द अफेक्शन ऑफ द सील। और जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे उनके विटनेस होते हैं कि हाँ भाई कंपनी ने जो है इस पर कॉमन सील है और उसने साइन किए हैं। फिर बात कर लेते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी के शेयर होते हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कि एक मेंबर जो है वो क्या कर सकता है, अपने शेयर को आगे किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है। द शेयर ऑफ द कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय इट्स मेंबर, ठीक है, वो अपने शेयर्स किसी और को भी सेल कर। परपेचुअल सक्सेशन, मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी होती है वो किसी के डेथ से, किसी के आने से, किसी के जाने से बंद नहीं होती। उसकी क्या होती है, एक परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है बेटा। अगर मान के चल रहे हैं कि उसको कल को चलाने वाले एक्सपायर हो जाता है, या फिर मान के चल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो द शेयर होल्डर्स में कम और मे गो बट द कंपनीज विल go on forever. The continuity of the companies is not affected by death, lunacy or insolvency of its shareholder. The company could be wound up only by the operation of law. मैंने आपको बताया था कि कंपनी को बंद कौन कर सकता है, सिर्फ लॉ ही कर सकता है। The share of the company may change hands in a number of times, but the continuity of the company is not affected. अब शेयर्स 10 लोग खरीद सकते हैं, 10 लोग परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बट इससे उसकी कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। पहला है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। देखो बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितना हमने पैसा लगा रखा है हम बस उतने ही लायबल हैं पे करने के। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 10,000 के शेयर परचेज़ कर रखे हैं तो मुझे 50,000 पे करने का, नहीं। ये अनलाइक पार्टनरशिप और सोलो प्रोप्राइटरशिप की, कल को आपको नुकसान होगा तो सारा आपको भरपाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना आपने ले रखा है आप उतना ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात होती है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जो शेयर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। जो एक शेयर होल्डर है वो अपने शेयर आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है एट मैनी टाइम, कभी भी कर सकता है, कि कितनी बार भी वो शेयर क्या कर सकता है, आगे सेल कर सकता है, ठीक है। तो द कंपनी डज नॉट रिटर्न शेयर मनी बिफोर इट्स वाइंडिंग अप, बट शेयर होल्डर्स कैन ईजिली सेल देयर शेयर थ्रू
स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के जरिए जो आपके कंपनी के शेयर ले रखे हैं किसी शेयर होल्डर्स ने, वो आगे सेल कर सकता है। ठीक है बेटा। द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर एनकरेज मैनी पर्सन टू इन्वेस्ट। अब ट्रांसफ़र करने की अगर बात आ जाती है तो बहुत लोग क्या करते हैं, अब उसमें अब ईजिली पैसे लगा सकते हैं। फिर आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मैंने आपको बता दिया था क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जाहिर सी बात है कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस है कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है या कोई एक्सपायर हो जाता है तो इसका उसकी कंटिन्यूटी पे कोई असर नहीं पड़ता और कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है द कंटिन्यूटी ऑफ कंपनी इज़ नॉट ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स बट इट ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो अगर कंटिन्यूटी चलती रहती है, किसी के डेथ से और इंसॉल्वेंसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल है। क्योंकि अगर कल को मान के चलो डेथ के साथ साथ कंपनी बंद होने लग गई तो लोगों ने जो उसमें पैसा लगाया उसमें उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। फिर आता है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। तो बेटा देखो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है क्योंकि इससे क्या होता है, लार्ज फाइनेंस रिसोर्सेज है ये, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि अलग अलग तरह के शेयर होल्डर्स हैं, अलग अलग बैठे हैं कंट्री में बहुत जगह और वो पैसा लगा रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे तो एक्सपेंशन जो है कंपनी का बढ़ने का चांस उतना ज़्यादा है। क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो बहुत सारा पैसा एक साथ 5 करोड़ 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ लगा पाएँ, तो उनको बोरो तो करना ही पड़ता है। ठीक है। So the company can arrange large financial resources as compared to sole proprietor and partnership. A company is also a better position to raise loan from banks and others फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो देखो बेटा जो कंपनी होती है उसको चलाने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करें तो जो कंपनी होती है उनको कौन चलाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है मान के चल रहे हैं हम, तो उनकी जो ऑनरशिप है वो अलग है और मैनेजमेंट अलग है। तो जो ऑनरशिप पर्सन है, जो शेयर होल्डर्स है, वो कंपनी ना चला के कौन चलाता है, जो मैनेजमेंट होती है वो चलाती है कंपनी। ठीक है। तो द कंपनी अपॉइंट एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड पर्सन टू मैनेजिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो बेटा देखो जितनी बड़ी कंपनी होगी वो उतने बड़े स्केल पे काम करेगी और जितने बड़े स्केल पे काम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन है उसमें इकोनॉमी होगी, यानी कि वो सस्ता होगा। जितना ज़्यादा बल्क में हम प्रोड्यूस करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो हमें चीज़ें उतनी ही सस्ती पड़ती हैं। तो वही बता रखा है कि दिस इकोनॉमिक्स विल अनेबल द कंपनी टू प्रोड्यूस गुड्स एट लोअर कॉस्ट एंड दस रिजल्टिंग इन मोर प्रॉफिट। उसके बाद बात करें तो एबिलिटी टू कॉप विद चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक होता है और डायनामिक होने के कारण क्या होता है, उसमें जल्दी जल्दी चेंजेस आते रहते हैं। तो जो बिजनेस एंटरप्राइज है आजकल वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में काम करती है जो बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तो इस चीज़ को देख के हमने क्या किया, जो पार्टनरशिप है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो इसको जो है उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाती। देखिए बेटा जो सोल ट्रेड कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड मनी ऑन रिसर्च वर्क, क्योंकि नए नए चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस पे जो पार्टनरशिप में जितना पैसा हम लगाते हैं या सोलो प्रोप्राइटर में लगाते हैं उतना वो हम मैनेज नहीं कर पाते रिसर्च करने के लिए। सो द जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट मनी ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इट विल अनेबल दैम टू कॉप विद चेंजिंग बिजनेस कंडीशन। तो क्योंकि वो हमने क्या किया हुआ है, पैसे बाहर से लिए हुए, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम क्या कर सकें, रिसर्च पे भी पैसा खर्च कर सकें। फिर बात करते हैं डिफ्यूज रिस्क। देखो बेटा रिस्क जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। पार्टनरशिप और सोलो प्रोप्राइटर में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि सारी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, हमें फियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक बार बिजनेस ख़राब हुआ तो सारा पैसा डूब जाएगा। रिस्क होता है, हमें अनसर्टेनिटी का रिस्क होता है, तो जल्दी से कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो रिस्क होता है वो क्या हो जाता है, बहुत सारे पर्सन्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। द बर्डन टू बी शेयर्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स बिकम इनसिग्निफिकेंट। ठीक है बेटा। फिर आता है डेमोक्रेटिक सेटअप। देखो एक डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो वैल्यू है शेयर्स की वो क्या होती है, जनरली स्मॉल होती है और अलग अलग पर्सन्स में बटी है। मान के चलो किसी ने 100 शेयर्स ले रखे हैं, किसी ने 200 ले रखे हैं, किसी ने 500 ले रखे हैं। ठीक है। तो अलग अलग तरह से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप को देते हैं, क्योंकि हर पर्सन ने कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्ट
कर रखा है। सो द वैल्यू ऑफ शेयर इज जनरली स्मॉल, इट अनेबल पर्सन विद लो इनकम टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, एक लोअर इनकम वाला भी इसे परचेज कर पाता है। सेकेंडली, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर, सो मेंबर हैव अ से इन डिसाइडिंग द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डेमोक्रेटिक बोथ फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट साइड। तो देखो ऑनरशिप से भी डेमोक्रेटिक होगी क्योंकि सब मिलकर उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, चाहे वो लोअर क्लास का चाहे वो अपर क्लास का है, और मैनेजमेंट में भी हो गया क्योंकि उसके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन नहीं है कि ऑनर जो है वो मैनेज करे, नहीं, एक स्पेशल पर्सन जो है उसको मैनेज करता है। फिर सोशल बेनिफिट की बात की जाए तो देखो जो कंपनी है वो क्या करती है, छोटे छोटे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी सेविंग कहीं ना कहीं कंपनीज़ में लगाते हैं, तो वो मोबिलाइज़ करती है, उनकी सेविंग्स को बढ़ाती है, क्योंकि वो अब पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके बदले उनको रिटर्न भी मिलेगा। तो उसकी बात की गई है कि उससे बेटर यूटिलाइजेशन हो जाता है उनकी सेविंग का। तो दीज सेविंग्स कैन बी बेटर यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पज। द कंपनी ऑल्सो अनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट देयर मनी बाय प्रोवाइडिंग दैम एवेन्यूज़। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जो हमारी सेविंग है उनका बेस्ट यूज़ हो पाता है। सो आज की इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और आप इससे अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।